डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, फारसी के दार्शनिक शायर शेख सादी ने लिखा था, खुदा पर भरोसा रखो, फिर भी रात को शामियाने में जाने से पहले ऊंट की टांगें बांध दो। अगर ऊंट शामियाने में आ गया तो उस पर काबू पाना मुश्किल होगा। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ऊंट वाकई शामियाने में आ गया है। साम्राज्यों की कब्रगाह कहे जाने वाले अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के एक हफ्ते बाद भी स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में वहाँ घटनाएं क्या घुमाव लेने वाली हैं। अगर कुछ स्पष्ट है तो वह यह है कि सदियों से स्थिरता तलाश रहा यह देश अनिश्चितता के एक भंवर से निकलकर दूसरे भंवर में उलझ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फौज हटाने के फैसले के बचाव में कह चुके हैं कि हम अपने फौजियों को ऐसे युद्ध में क्यों मरने के लिए छोड़ें जिसे खुद अफ़गानिस्तान के लोग नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने यह भी कहा, चाहे जितनी सैन्य शक्ति लगा ली जाए, स्थिर एकजुट सुरक्षित अफ़गानिस्तान हासिल करना मुमकिन नहीं है। इस टिप्पणी में दुनिया की महाशक्ति की हताशा साफ झलकती है। हैरानी की बात है कि 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहने के बावजूद अमेरिकी खुफिया तंत्र इस देश के हालात और मिजाज को नहीं समझ पाया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिकी फ़ौज की वापसी के 6 महीने बाद तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यह कब्जा इससे काफ़ी पहले हो गया। पाकिस्तान और चीन को छोड़कर फ़िलहाल किसी देश ने तालिबान की भावी हुकूमत को लेकर रुख स्पष्ट नहीं किया है। भारत भी देखो और इंतज़ार करो की नीति पर चल रहा है। फ़िलहाल हमारी चिंता वहाँ फंसे भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी है। एक बड़ी चिंता यह भी है कि अफ़गानिस्तान फिर आतंक की शरणस्थली बनता जा रहा है। अल-कायदा के अलावा लश्कर-ए तैयबा, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तहरीक-ए-तालिबान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान आदि आतंकी संगठन तालिबान के करीबी हैं। तालिबान से जुड़े हक्कानी नेटवर्क की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से 60 गांठ है। संयुक्त राष्ट्र में अफ़गानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि गुलाम मोहम्मद ईसाजई के मुताबिक 20 समूहों के 10,000 से ज़्यादा विदेशी लड़ाके तालिबान का साथ दे रहे हैं। जाहिर है पड़ोसी देश की हलचल भारत की सुरक्षा के लिए नई चुनौती है। इस चुनौती को ध्यान में रखकर भारत को अपनी भावी अफ़गान नीति का नक्शा तैयार करना चाहिए। पाई पेराचेंज। पिछली बार हमने जाना कि न्यूरो लीडरशिप की भूमिका एक लीडर की क्षमता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। सुप्रसिद्ध न्यूरो लीडरशिप कोच ब्रूक शीलर का कहना है कि एक और जहां एक प्रबंधक को कार्य केंद्रित होने की आवश्यकता होती है, वहीं एक लीडर के लिए विचारों के साथ साथ अपने साथ कार्य कर रहे लोगों और प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। उनका मानना है कि एक लीडर को निरंतर कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। वह बताती है कि एक न्यूरो लीडर एक ऐसी पारिस्थितिकी विकसित करने पर काम करता है जो नए विचारों के
अनुकूल होती है। इसे न्यूरो लीडरशिप के 4 आई तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एकीकरण एक लीडर को मन, भावनाओं, लोगों और प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है और साथ ही जोखिम लेने की क्षमता और रूढ़िवादिता के बीच भी सामंजस्य स्थापित करना आना चाहिए। उसे अपने मस्तिष्क और शरीर को एकीकृत करने के लिए आवश्यक अनुपात में विविध लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को एक साथ लाने में सक्षम होना चाहिए। प्रेरणा एक लीडर को अपने सहयोगियों और अधीनस्थों को उन गुणों को प्रदर्शित कर प्रेरित करना चाहिए जो दूसरों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम उन्हें स्वयं उन गुणों से प्रेरित होने की और उनका विकास करने की ज़रूरत है। इसके लिए साहस सहित अन्य कौशल जैसे उदारता, संचार आदि की आवश्यकता होगी। कल्पना एक सफल लीडर सभी को कल्पनाशील होने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए उसे स्वयं नया दृष्टिकोण विकसित करना होता है और कर्मचारियों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित कर उसका सही मार्गदर्शन करके ही यह संभव हो सकता है। अंतर्ज्ञान ही अनुभवी लीडरों को अन्य से अलग बनाता है। लगातार अभ्यास करते हुए सतर्क व जिज्ञासु होने से एक लीडर में निकट भविष्य में संभावित परिदृश्यों को देखने या अनुमान लगाने की क्षमता विकसित हो सकती है। डेटा विश्लेषण हर स्थिति में मददगार सिद्ध हो यह जरूरी नहीं है। पाई पैराचेंज 4 आई के विकास के अलावा SCARF मॉडल का उपयोग करके न्यूरो लीडरशिप की क्षमता को और विकसित किया जा सकता है। यह एक लीडर को सामाजिक अंतरक्रियाओं के आयाम समझने में मदद करता है, जिसका उपयोग प्रदर्शन को बेहतर बनाने और जुड़ाव बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में किया जा सकता है। साथ ही यह कर्मचारियों की पूरी क्षमता का पता लगाने और उसे और विकसित करने में सहायक होता है। पाई पैराचेंज अफगानिस्तान तालिबान के मौजूदा हालात के बीच सवाल उठता है कि तालिबान के पास 2 दशक तक अमेरिकी सेना के सामने टिके रहने के लिए जरूरी फंड कहां से आया। उसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई कि अमेरिका को मैदान छोड़ना पड़ा और अफगानिस्तान ने उसके सामने हथियार डाल दिए। इससे पहले जब तालिबान 2001 में काबुल की सत्ता से बेदखल हुआ था, तब उसने केवल 5 साल ही शासन किया था, पर बीते 20 सालों में उसने वह ताकत हासिल की जिसने अमेरिका को उसके सबसे लंबे युद्ध में हरा दिया और उससे $80 बिलियन की ट्रेनिंग और उपकरण लेने वाले अफगानिस्तान पर काबिज हो गया। कम संसाधनों के बावजूद तालिबान कैसे 20 साल तक अफगानिस्तान से टस से मस नहीं हुआ, यह जानना जरूरी है। पाई पैराचेंज तालिबान के फंड का प्राथमिक स्रोत ड्रग व्यापार रहा है। कई रिपोर्टों में इस बात पर मुहर लग चुकी है। हेरोइन के बम्पर उत्पादन के अलावा अफगानिस्तान में नई ड्रग इंडस्ट्री फल फूल रही है, जिसमें काम करने वाली सामग्री सस्ती है और इसके लिए बड़ी लैब्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फारहा और निमरोज प्रांत में 60% लैब का ताल्लुक तालिबान से था और वह पाक सीमा से लगते
नंगरहार के 8 दक्षिणी जिलों तक हेरोइन की स्मगलिंग और उस पर कर वसूली से आमदनी कर रहा था। स्टॉप।